सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग प्रणाली के बारे में देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए बैंकिंग, तो बैंकिंग के अंतर्गत देखिए बैंक के बारे में, जिसके बारे में आपको पता ही होगा बैंक क्या होता है। तो देखिए एक ऐसी मध्यस्थ वित्तीय संस्था जो जमाधारियों का जमा स्वीकारता है और ऋण लेने वालों को ऋण प्रदान करता है, बैंक कहलाता है। तो सरल से शब्दों में एक वित्तीय संस्था जहाँ पर हम अपना पैसा जमा करते हैं या फिर वहाँ से पैसा निकालते हैं, जहाँ पर वित्तीय लेन देन बना रहता है, तो उसे कहते हैं बैंक। आगे देखिए आप, तो देखिए बैंक के प्रकार। तो बैंक जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला तो लोक क्षेत्रक बैंक, जिसे पब्लिक या फिर गवर्नमेंट बैंक भी कहा जाता है, और दूसरा होता है निजी क्षेत्रक बैंक, जिसे प्राइवेट बैंक भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ये दो प्रकार होते हैं बैंक के। तो देखिए आगे इसी में तो पहला है लोक क्षेत्रक बैंक, जिसे सार्वजनिक बैंक भी कहा जाता है, इंग्लिश में पब्लिक बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक। तो ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होता है, वो लोक क्षेत्रक बैंक कहलाते हैं। इस प्रकार के बैंकों का पंजीयन राष्ट्रपति के नाम पर होता है और यह राष्ट्रीयकृत बैंक के श्रेणी में आते हैं। तो ये भी सरल सा है। जिस बैंक का पंजीयन हुआ रहता है राष्ट्रपति के नाम से और जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से अधिक होता है, वो कहलाता है लोक क्षेत्रक बैंक और ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। उदाहरण के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका एसबीआई बैंक है, वो लोक क्षेत्रक बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक है। इसी में आगे देखिए, दूसरा है निजी क्षेत्रक बैंक, जिसे आप प्राइवेट बैंक कहते हैं। तो ऐसे बैंक जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होता है, वो निजी क्षेत्रक बैंक कहलाते हैं और इस प्रकार के बैंकों का पंजीयन निजी व्यक्ति या फिर संस्था के नाम पर किया जाता है। सभी निजी बैंक इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये भी है सिंपल से, जहां पर सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होता है, मतलब सामान्य तौर पर 49% होता है सरकार का हिस्सेदारी। साथ ही ये निजी क्षेत्र का बैंक है, तो इसमें निजी व्यक्ति या फिर संस्था है, उसके नाम पर होता है बैंकों का पंजीयन। तो बैंकों का पंजीयन जो होता है निजी व्यक्ति या फिर संस्था के नाम पर होता है और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 50% से कम होता है। तो उदाहरण के तौर पर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इत्यादि बैंक जो है इसके उदाहरण हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा रहना था इसे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे देखिए, भारत में पहला बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कोलकाता में एलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा खोला गया था। तो महत्वपूर्ण है, भारत का जो पहला बैंक है
कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में खोला गया था। साथ ही कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी और उस कंपनी का नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। विदेशी पूंजी पर व यूरोपीय पैटर्न पर आधारित था ये बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है यूरोपीय पैटर्न पर आधारित था, जो कि 1770 में स्थापित हुआ था भारत में। आगे देखते हैं हम लोग। अठारह में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। सामान्य रूप में याद रखिएगा इसको कि इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी। उसके बाद देखिए, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक। ऊपर हमने जो देखा भारत का पहला बैंक, वो यूरोपियों द्वारा संचालित था, लेकिन भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक है, जो कि 1881 से 1958 तक संचालित किया गया था। तो एग्जाम में अलग अलग पॉइंट आता है, जैसे कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था, पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक कौन सा था, भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था। तो सभी चीजों को आप ध्यान रखिए। इसमें देखिए, पहला पूर्ण स्वदेशी बैंक जो आज तक संचालित है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। तो 1894 से अब तक संचालित हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक। तो काफी ज्यादा ये पुराना बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। आगे देखते हैं हम लोग। निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोला गया 1800 के ईस्वी में। ध्यान रखना, निजी अंशधारियों द्वारा ये बैंक खोला गया था। पहला था बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो ये 3 बैंक खोले गए थे निजी अंशधारियों के द्वारा, जिसे 3 प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। इसी में आगे देखिए, देखिए 1862 तक इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को नोट छापने का अधिकार प्राप्त था। 1862 तक इन्हें प्राप्त था नोट छापने का। उसके बाद 1862 के बाद इनके नोट छापने के अधिकार को खत्म कर दिया गया। फिर 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किन 3 बैंकों को मिलाकर किया गया था। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर। तो इन तीनों बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया 1921 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, तथा 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। महत्वपूर्ण है, भारतीय स्टेट बैंक के नाम पे रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके। और राष्ट्रीयकरण करने का मतलब सरकार को स्वामित्व प्राप्त होना। तो याद रखना है आपको 1 जुलाई 1955 का डेट
जहां पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना गया। और ये जो है पहले 3 बैंक के नाम से जाना जाता था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट नोट देखिए, बैंकिंग प्रणाली की पुनर्रचना के संबंध में सुझाव देने हेतु सन 1991 ईस्वी में नरसिम्हा समिति का गठन किया गया। बाद में रघुराम राजन समिति का गठन भी इसी विधि से किया गया था। तो 2 महत्वपूर्ण समिति का गठन हुआ था बैंकिंग प्रणाली की पुनर्रचना हेतु। ये दोनों रघुराजन समिति और नरसिम्हा समिति। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बैंकिंग से जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर जो अभी पढ़ाया जाएगा आपको मोस्ट ऑफ टाइम यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकृत बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और राष्ट्रीयकरण किया जाने का मतलब जिनका स्वामित्व या फिर अधिकार जो है सरकार के पास होता है। तो देखिए 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना की गई। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। आरबीआई एक्ट कब पारित किया गया? तो 1934 में। और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना की गई। तो 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कब स्थापना हुआ और कब एक्ट पारित किया गया। फिर आरबीआई का जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1 जनवरी 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के पास इसका अधिकार हो गया। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, जो आपका आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है, और केंद्रीय बैंक ही देश के सभी बैंकों को नियंत्रित करती है। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आगे देखिए, जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है उसके बाद फिर देखिए 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है आरबीआई एक्ट के दूसरे सूची के तहत। तो देखिए आप डेट याद रखना है आपको, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अब इसके बाद आगे देखिए, लेकिन 1993 में सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। तब से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है 19 हो गई थी। उसके बाद से जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 19 हो गई थी, जब से न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया।
यहाँ पर देखिए अनुसूचित बैंक। तो अनुसूचित बैंक क्या है उसके बारे में देखिए। अनुसूचित बैंक वे बैंक है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो शेड्यूल बैंक या फिर अनुसूचित बैंक कहा जाता है जिनका नाम आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल कर दिया जाता है। और इसी का उल्टा गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये कहलाते हैं गैर अनुसूचित बैंक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुसूचित बैंक या फिर गैर अनुसूचित बैंक किसे कहा जाता है। अब आगे देखिए, बैंक सुधार के लिए गठित समितियां। इस समय जो बैंक स्थापित हो रहे थे उनके कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था जो अपना सुझाव पेश करते थे। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए चक्रवर्ती समिति, जो कि 1985 में अपना सुझाव पेश किए थे बैंकों के कार्य सुधार हेतु। याद रखना, चक्रवर्ती समिति 1985 जिन्होंने अपना सुझाव बैंकों के कार्य सुधार हेतु दिया था। उसके बाद दूसरा देखिए गोईपोरिया समिति, जो कि 1990 में अपना सुझाव दिए थे। इनका सुझाव था ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित। अब आगे देखिए तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नरसिम्हन समिति। तो पहली बार 1991-92 में इन्होंने अपना सुझाव दिया था बैंकिंग सुधार से संबंधित, और ये सुझाव था प्रतिस्पर्धात्मक बनाए जाने का सुझाव। तो बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल स्थापित करने का सुझाव दिया था नरसिम्हन समिति ने। चौथा है नरसिम्हन समिति जिन्होंने अपना दूसरा सुझाव दिया था 1998 में वित्तीय सुधार से संबंधित। ये जो था कमजोर बैंक को बंद करने का सुझाव। दूसरा सुझाव क्या है? कमजोर बैंक को बंद करने का। पांचवा देखिए वर्मा समिति, 1999 में दिया था इन्होंने सुझाव कमजोर बैंकों को मजबूत बनाने संबंधित सुझाव। तो ये जो है इसका अपोजिट है। ध्यान रखना, वर्मा समिति नरसिम्हन समिति का अपोजिट यहाँ पर सुझाव दिया है 1999 में। इसके बाद देखिए छठवा है विमल जालन समिति। तो 25 फरवरी 2014 को इन्होंने सुझाव दिया है इस समिति ने नए बैंकों को मान्यता देने संबंधित सुझाव। तो नए बैंकों को मान्यता देने संबंधित सुझाव दिया विमल जालन समिति ने। फिर है सातवां दामोदरन समिति। तो 11 अगस्त 2011 को इस समिति ने सुझाव दिया था कि जीरो बैलेंस पर खाता खोलना। तो जीरो बैलेंस में खाता खोलने का जो सुझाव है वो दामोदरन समिति ने दिया था। आठवां है नचिकेत या फिर मोर समिति, जो कि 1 जनवरी 2015 को सुझाव दिए थे आधार कार्ड व कम से कम एक परिवार का एक बैंक खाता होने संबंधित सुझाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर
नचिकेत या मोर समिति और दामोदरन समिति। दामोदरन समिति इसलिए क्योंकि जीरो बैलेंस पर खाता खोलने का सुझाव दिया था इन्होंने, और नचिकेत या फिर मोर समिति इसलिए क्योंकि आधार कार्ड और साथ में हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति का खाता होना आवश्यक है, ये सुझाव दिया था इसलिए। तो दोनों यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग से संबंधित इतना ही पढ़ते हैं। इससे आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं।